बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी रैलियों के अलावा मीडिया के जरिए भी जनता तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। न्यूज एजेंसी एएनआई से बातचीत में नरेंद्र मोदी ने गुजरात दंगों पर एक बार फिर से चुप्पी तोड़ी है। मोदी ने कहा है कि 2002 दंगों पर उन्होंने कभी खामोशी नहीं बरती है। मोदी के मुताबिक उन्होंने 2002 से 2007 तक देश के नामचीन पत्रकारों के हर सवाल का जवाब दिया है, लेकिन उन्हें लगता है कि सच्चाई को समझने की कोशिश कोई नहीं कर रहा। मोदी ने कहा कि इस मुद्दे पर उन्हें जो कुछ कहना था कह दिया। मोदी के मुताबिक कुछ लोगों की गाड़ी वहीं अटकी है और उसी से उनकी रोजी रोटी चल रही है। और इससे पहले एक अन्य न्यूज चैनल से भी मोदी ने विस्तार से बातचीत की। इस बातचीत में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कहा कि वो बदले की भावना से किसी के खिलाफ काम नहीं करेंगे। एक न्यूज चैनल से बातचीत में रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े एक सवाल के जवाब में मोदी ने कहा कि अगर उनकी सरकार बन जाती है तो रॉबर्ट वाड्रा की न तो गिरफ्तारी होगी और न ही बदले की भावना से किसी तरह की कार्रवाई। मोदी ने कहा कि इतना व्यक्तिवादी रुख अपनाना भी नकारात्मक सोच है। मोदी साहब इल्जाम लगा रहे थे कांग्रेसी नेताओं पर कि राजस्थान में या हरियाणा में गरीब किसानों से जमीन छीना गया। क्या आप रॉबर्ट वाड्रा के ऊपर एक्शन लेने के लिए तैयार हैं? अगर आप पीएम बनेंगे, अगर आप पीएम बनने जा रहे हैं, पीएम बनने के बाद रॉबर्ट वाड्रा को अरेस्ट कराएंगे? देश की जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी। उस सरकार का काम है। काला कैंपेन के दौरान आपका 180 रैलीज का जो टारगेट है, अब वो 272 सीट्स में नजर आता है कि आप 272 सीट्स के करीब आ रहे हैं। पहली बात है कि शायद वो 180 से भी रैलियां बढ़ जाएगी ऐसा लग रहा है, जिस प्रकार से मैं भ्रमण कर रहा हूं। 13 सितंबर को भारतीय जनता पार्टी ने मुझे प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित किया और 15 सितंबर को रेवाड़ी में मेरी पहली रैली थी एक्स सर्विसमैन की, और तब से अब तक शायद मैं 360 से भी ज्यादा रैलियां कर चुका हूं। और इस चुनाव घोषित होने के बाद शायद मैं 180-90 रैलियां, और दूसरा मैं नई नई टेक्नोलॉजी का उपयोग करता हूं। 3D के माध्यम से जनता के बीच जाने का प्रयास करता हूं। अगर वो मेरे सारे राउंड कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं आता है तो शायद मैं 1000 से ज्यादा 1000 से ज्यादा 3D सभाएं करूंगा। लोकतंत्र में चुनाव एक लोक शिक्षा का भी अवसर होता है। राजनेताओं ने, राजनीतिक दलों ने अपनी बात सीधे सीधी जनता तक पहुंचानी चाहिए, करनी चाहिए। मेरी कोशिश है, मैं ये कर रहा हूं। जहां तक चुनाव नतीजों का सवाल है, मैं बहुत वर्षों से एक बैकरूम बॉय की तरह काम करने वाला इंसान रहा हूं, क्योंकि मैं संगठन का काम करता था। चुनाव व्यवस्थाएं, चुनाव की रणनीति, उसकी बहुत बारीकियों से मैं जुड़ा हुआ इंसान हूं। ये तो मेरा अभी रोल बदल गया तो मैं जरा पब्लिक में दिखता हूं, और इसलिए मैं कभी भी चुनाव को संख्या में आकलन नहीं करता हूं। पर जीतने के लिए तो इतना नंबर और इतना नंबर ऐसा कभी आकलन नहीं करता हूं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी की चुनावी रणनीति, कांग्रेस की चुनावी रणनीति, औरों की रणनीति, 10 साल का उनका परफॉर्मेंस, पूरे देश में की हालत, शायद कांग्रेस के इतिहास में ये सबसे बुरा चुनाव होगा कांग्रेस के जीवन का। वर्स्ट परफॉर्मेंस। और आपका बेस्ट परफॉर्मेंस होगा। और भारतीय जनता पार्टी का और एनडीए का उसके पूरे इतिहास का सबसे उत्तम परफॉर्मेंस होगा। इट वाज द बेस्ट परफॉर्मेंस। तो ये जो बीजेपी की लहर है या जो मोदी लहर जो सब कह रहे हैं, ये इट हैज टू बी फ्रॉम द काउ बेल्ट जो कहते हैं ना, जो यूपी बिहार,
कहते हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होता हुआ जाता है। क्या इसी कारण से आपने कॉन्स्टिट्यूएंसी वाराणसी चुना था? पहली बात है कि मैं लोकसभा लड़ूं या ना लड़ूं, यहां से लड़ूं या वहां से लड़ूं, एक लड़ूं या दो लड़ूं, ये कोई निर्णय न मैंने सोचा है न मैंने किया है। ये सारे निर्णय भारतीय जनता पार्टी करती है, इलेक्शन कमेटी करती है, पार्लियामेंट्री बोर्ड करता है, और मैं संगठन का कार्य करता हूं। जब जिस समय जो काम दिया जाता है वो मैं करता रहता हूं। तो आप दो कॉन्स्टिट्यूएंसी से अब लड़ रहे हैं, तो लॉयल्टी कहां पे होगी? आप छोड़ेंगे कौन सा? क्योंकि ओपिनियन पोल्स के मुताबिक आप दोनों जगह जीतने वाले हैं, तो एक को तो छोड़ना पड़ेगा। पहली बात है कि मेरी लॉयल्टी 125 करोड़ जनता के लिए होगी, पूरे हिंदुस्तान के लिए होगी। और दुनिया में कहीं हम रास्ते में जाते हैं और कोई पानी भी पिला देता है तो जीवन भर उस ऋण चुकाने की हमारी मन की इच्छा रहती है। पर तो गुजरात का तो ऋण आपने चुका दिया। मुझे जहां से भी प्यार मिलता है, जितना प्यार मिलता है, उसको सवाया गुण का करके वापस करना, ये मेरे संस्कार है। तो आपने गुजरात का ऋण तो चुका दिया, आपने वो संस्कार आपका तो हो गया, तो बड़ौदा वडोदरा को आप छोड़ देंगे? छोड़ना या रखना ये जनता के मिजाज पर निर्भर करेगा। अच्छा, मेरी पार्टी की रणनीति पर निर्भर करेगा। लेकिन चुनने के बाद मैं सबका रहता हूं, सबके लिए रहता हूं, और सबके लिए काम आना, इसी प्रकृति से काम करता हूं। आप प्रधानमंत्री कैंडिडेट है, तो अगर आप कह रहे हैं कि बेस्ट परफॉर्मेंस होगी, तो आप तो दिल्ली शिफ्ट हो जाएंगे। गुजरात किसके हाथ करेंगे आप? कोई न कोई भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होगा। आपने अभी जीरो इन नहीं किया? मोदी नहीं कर सकता। भारतीय जनता पार्टी एक संगठन है, वहां चुने हुए विधायक हैं, वहां इलेक्शन कमेटी है, वहां पार्लियामेंट्री बोर्ड है, सेंट्रल लीडरशिप है, सब मिलकर के तय करते हैं आगे गुजरात को कैसे चलाया जाएगा। जी, मैं पिछले हफ्ते वाराणसी में थी, और वहाँ के लोग और ओपिनियन पोल्स भी यही कहते हैं कि मोदी जी की जीत तो निश्चित है, बस मार्जिन के बारे में बात होती है। लेकिन वहाँ वाराणसी में जो मुस्लिम समुदाय हैं, उनमें थोड़ा बहुत खौफ है, डर है कि अगर मोदी जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो जो हिंदुत्व का एजेंडा है वो आपके कार्यकर्ता उन पर जबरदस्ती लागू करेंगे, तो उनका फियर्स जो है वो, इज इट लेजिटिमेट? पहली बात है, मैं बनारस में किसी को हराने के लिए नहीं जा रहा हूं। किसी को हराना ये मेरा मकसद नहीं है। मैं बनारस की जनता के दिलों को जीतने के लिए जा रहा हूं। मेरी प्राथमिकता है उनके दिलों को जीतना, और एक बार जैसे ही जाऊंगा, जैसे ही लोगों को मिलूंगा, और जैसे ही वो मुझे रूबरू में जानेंगे, नॉट थ्रू मीडिया, नॉट थ्रू माय ओपोनेंट्स, सीधा सीधा जब मोदी को जानेंगे तो वो लोग मुझे इतना प्यार करेंगे, उतना प्यार करेंगे जितना शायद उन्होंने अब तक किसी राजनेता को नहीं किया होगा। पर आपके ओपोनेंट्स आपसे पहले वहां पहुंच गए हैं। केजरीवाल जी हैज ऑलरेडी रीच्ड वाराणसी, और वो अपने आप को एक एनार्किस्ट कहते हैं, लेकिन वहां पे वो सीधा सीधा मोदी जी पर अटैक कर रहे हैं। तो आपका कैसे स्ट्रैटेजी या कैसे होगी आपकी वहां पर जब आप पहुंचेंगे? मैं नहीं जानता हूं हिंदुस्तान में कोई ऐसा स्ट्रैटेजिस्ट होगा जो टीवी के सामने स्ट्रैटेजी बताए। अच्छा, ठीक है। वाराणसी की जब बात करते हैं तो लेट्स टॉक अबाउट उत्तर प्रदेश। वहाँ के जो आपकी लोकल यूनिट है वो टिकट डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर काफ़ी नाराज हैं। कहते हैं कि जो एस्टैब्लिश लोग थे, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, लालजी टंडन, इन सब के कॉन्स्टिट्यूएंसीज बदले गए हैं और इसकी वजह से 10 सीटों में कम से कम असर पड़ने वाला है। तो क्या आप मानते हैं कि शायद गलती होगी कहीं पे इनकी टिकट डिस्ट्रीब्यूशन पर? मैं समझता हूँ ये विषय 1 महीने पुराने
डिबेट का विषय था। अब तो गंगा में पानी बहुत बह चुका है। पर ये अपहिल बैटल हो गया है ना उनके लिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जानकारी भी गलत है, एनालिसिस गलत है, अनुमान गलत है, और ये घिसी पीटी कैसेट कोई बजा रहा होगा। अच्छा, तो आप कॉन्फिडेंट हैं कि यूपी में तो इट्स नॉट गोइंग टू गेट अफेक्टेड एट ऑल? सिर्फ उत्तर प्रदेश नहीं, पूरे हिंदुस्तान में मैं इतना कॉन्फिडेंट हूं क्योंकि जनता का कॉन्फिडेंस मैं देख रहा हूं। अच्छा, बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि लहर की वजह या फिर यूपी में लहर की वजह ऑल्सो इज की ओल्ड गार्ड को साइडलाइन किया गया है और जो न्यू गार्ड है वो अग्रेसिव न्यू गार्ड आ गई है। मैं समझता नहीं ये गार्ड वार्ड क्या होता है। गार्ड तो शायद रेलवे में पीछे होते हैं। मेरे यहाँ तो सारे जो वरिष्ठ लोग हैं वो इंजन है जो चलाते हैं। वो अब सिर्फ गाइडिंग फैक्टर हो गए हैं, जो अडवाणी जी हो गए, मुरली मनोहर जोशी जी हो गए, ये सिर्फ गाइड रह के गए। जो असली काम जो है वो सेकंड जनरेशन लीडर्स ने टेक ओवर कर लिया है। टेक ओवर वगैरह होता नहीं है, लेकिन ये सही है कि उन्हीं के गाइडेंस में करते हैं। अपने अपने उम्र से, अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से लोग काम करते हैं, लेकिन मार्गदर्शन तपे तपाए नेतृत्व के पास ही है, वरिष्ठ नेतृत्व के पास ही है। मार्गदर्शन भी उन्हीं का है। जी, ये मोदी लहर हमने वी टॉक्ड अबाउट इट इन नॉर्थ इंडिया, लेकिन दक्षिण में वो इतना असर नहीं दिखा रहा अभी। क्या देयर वाज अ प्रॉब्लम कि आपने प्री पोल अलायंसेस शायद उसमें गलती कर दी, इसलिए वो लहर नहीं हो पा रहा जैसे नॉर्थ इंडिया में हुआ है? पहली बात यह है कि हमारे देश में एक परसेप्शन प्रोसेस इतना लंबा चलता है और लोगों को उसमें से बाहर उभरते उभरते शायद उनकी जिंदगी पूरी हो जाती है। हमारे देश में एक गलत परसेप्शन बना हुआ है और मैं चाहूंगा कि पॉलिटिकल पंडित, मीडिया के लोग अब ये पुराने घिसे पिटी सोच से बाहर निकले। जैसे जनसंघ में कहा जाता था उस जमाने में कि बनिया ब्राह्मण की पार्टी है, कभी कहा जाता था ये काऊ बेल्ट की पार्टी है, कभी कहा जाता था ये हिंदी बेल्ट की पार्टी है, कभी कहा जाता था ये शहरी पार्टी है। ये सारी चीजें जिनके दिमाग जो नया पढ़ते नहीं है, सोचते नहीं है, वही पुरानी लाइब्रेरी से चीजें निकाल कर घूमते रहते हैं। क्यों हुआ? बिकॉज सीट की वजह से ना, सीट एलोकेशन वही थी। मैं अपना पूरा कर लूं। जी जी जी। आप अगर देखेंगे एनालिसिस, गुजरात हिंदी भाषी प्रांत नहीं है, 25 साल से हमारी सरकार है। गोवा हिंदी भाषी नहीं है, हमारी सरकार है। कर्नाटक साउथ में हमारी सरकार है। उड़ीसा में हम सरकार में पार्टनर थे। तमिलनाडु, आंध्र में किसी जमाने में हम पार्टनर थे। हम तमिलनाडु में कभी पार्टनर थे। हम कश्मीर में भी थे, हम कन्याकुमारी में भी थे। तो ये परसेप्शन बना हुआ है, रियलिटी नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी गांव की पार्टी है, किसान की पार्टी है, पिछड़ों की पार्टी है। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम हिंदुस्तान के सभी चौराहे पर खड़ी हुई पार्टी है। और चुनाव में भी इन दिनों हम हर जगह पे परफॉर्म कर रहे हैं। तीसरी बात है, पहले लोग कहते थे बीजेपी अछूत है, कोई आता नहीं है, अनटचेबल है, ज्यादा से ज्यादा शिवसेना, अकाली दल से। पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में प्री पोल अलायंस किसी एक दल का 25 पॉलिटिकल पार्टियों के साथ हुआ है, तो हिंदुस्तान के इतिहास में पहली घटना है। प्री पोल अलायंस विद 25 पॉलिटिकल पार्टीज, ये अनप्रेसिडेंटेड है। पर फिर आपने जयललिता के साथ क्यों नहीं प्री पोल? ये तो सब सोच रहे थे कि ये ऑटोमेटिक प्री पोल अलायंस है, जैसे कि पंजाब में आपने एसएडी के साथ किया, महाराष्ट्र में यू हैव शिवसेना। ये तो एवरीबडी थॉट, वो तो आपकी स्वेरिंग इन सेरेमनी तक आई थी। और अब इतनी तीखी आलोचना आप भी कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं। ये फिक्स्ड मैच लग रहा है मेरे को। अभी तक तीखी आलोचना नहीं हुई है जी। और लोकतंत्र में हर किसी को अपनी बात अपनी जुबान से, अपने तरीके से बताने का हक होता है जी। भारतीय जनता पार्टी को भी है और भी पॉलिटिकल पार्टियों को है, वो अपना काम करते हैं। नहीं, पर आपके तो यू हैड वेरी गुड पर्सनल रिलेशंस आल्सो
विद जयललिता, और वो तो आपकी स्वेरिंग इन सेरेमनी जैसे मैंने कहा, फिर उनको वो कल के स्पीच पे देख लीजिए, इतनी स्ट्रांग स्पीच कि आपको हर हालत में हराना है, और आपने कहा एआईएडीएम को हर हालत में हराना है। कैसे हो गया ये? मैं राजनीति में रत्ती भर भी छुआछूत में विश्वास नहीं करता हूं। वो तो पोस्ट पोल अलाउंस हो सकता है फिर उनके साथ। मेरी बात पूरी कर लूं जी। मैं राजनीति में छुआछूत में जरा भी विश्वास नहीं करता हूं। हमारे कितने ही गौर विरोधी क्यों न हो, व्यक्तिगत स्तर पर मित्रता ये लोकतंत्र की ब्यूटी है। वैचारिक धरातल पर विरोध हो सकता है। अब आपने देखा होगा शरद पवार मेरी तीखी से तीखी आलोचना करते हैं, मैं भी राजनीतिक स्तर पर बहुत तीखी आलोचना करता हूं, लेकिन व्यक्तिगत तौर पर मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध हैं। वो भी नहीं नकारते हैं, मैं भी नहीं नकारता हूं। जयललिता जी के साथ मेरे उतने ही अच्छे संबंध हैं, न वो मैं नकारते हैं और न मैं नकारता हूं। इवन इन कांग्रेस इतने दिग्गज लोग हैं जिनका मेरा इतना प्रेम और स्नेहपूर्ण संबंध है। लोकतंत्र कोई दुश्मनी थोड़ी होती है, प्रतिस्पर्धा होती है और वैचारिक एक आंदोलन होते हैं, और इसलिए छुआछूत की राजनीति कभी भी लोकतंत्र को बल नहीं देती है। विच मीन्स कि आंध्र प्रदेश में अभी तक आप टीडीपी के साथ हैं, लेकिन आप जगन के साथ, टीआरएस के साथ भी अलायंस कर सकते हैं वैचारिक। आई मीन नन ऑफ देम आर पॉलिटिकल अनटचेबल्स बीजेपी के लिए। मैं मानता हूं कि आपका जो सॉफ्टवेयर है ना, वो कुछ और काम कर रहा है। मैं सोच रही हूं मैं कुछ और बोल रहा हूं। अच्छा ठीक है, चलिए अलायंसेस से हट जाते हैं, कैंपेन की तरफ आते हैं। कैंपेन में राहुल गांधी कहते हैं कि जो विमेन्स सिक्योरिटी का जो सिलसिला, आपने भी कहा कि कांग्रेस के सरकार में, कांग्रेस के रूल में जो स्टेट मशीनरी थी, इट वाज नॉट यूज्ड टू कीप विमेन सिक्योर। लेकिन राहुल गांधी जो है वो कहते हैं कि गुजरात में भी स्टेट मशीनरी इज यूज्ड टू स्नूप ऑन विमेन। तो पहली बात यह है कि देश में क्राइम अगेंस्ट विमेन, इसका अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो देश में जो पहले 10 राज्य हैं जहां सर्वाधिक महिलाओं पर जुल्म हो रहे हैं, क्राइम हो रहे हैं, उनके साथ यातनाएं बढ़ रही हैं, पहले 10 में 7 राज्य कांग्रेस पार्टी रूल स्टेट है, 10 में से 7, और 3 यूपीए के पार्टनर स्टेट हैं। फर्स्ट 10 स्टेट में एक भी बीजेपी का राज्य नहीं है, एक भी बीजेपी के साथी दल का राज्य नहीं है। ये क्राइम अगेंस्ट विमेन के संबंध में भारतीय जनता पार्टी का बहुत ही संतोष देने वाला रिकॉर्ड है। तो जब आपकी सरकार आएगी तो इज इट गोइंग टू बी अ प्रायोरिटी इशू? नंबर वन। नंबर 2, हमारे देश में महिला के खिलाफ जो क्राइम है वो किसी एक परिवार, एक व्यक्ति तक सीमित विषय नहीं है, पूरी मानव जात के सामने कलंक का विषय है। न ही हिंदुस्तान में, न ही किसी राज्य में, अंतर्राष्ट्रीय जगत में भारत की छवि को धूमिल करने वाली बातें हैं। इसलिए एक देश के नाते, एक समाज के नाते, एक सरकार के नाते हमें और अधिक संवेदनशील होने की जरूरत है। मोदी गवर्नमेंट है, उसको भी जो होने की जरूरत है। ये विषय ऐसा है जिसको राजनीतिक छींटाकशी से दूर रखना चाहिए। विमेन डिग्निटी ये हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए। न मुझे इसके विषय में कांग्रेस को गाली गलौज करना चाहिए, न ही मुझे राहुल गांधी को गाली गलौज करना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं हम तो हमारी राजनीति करते रहेंगे, लेकिन प्रताड़ित हमारी माताएं बहनें होती हैं, उनकी बेइज्जती होती है। भगवान की खातिर मैं सबको कहता हूं। अभी एक दिन मुलायम सिंह जी ने कुछ बोल दिया, दिल्ली में इतना निर्भया का कांड चल रहा था, मुझे मीडिया ने बहुत पूछा था, मैंने कहा मेरी प्रायोरिटी है विमेन डिग्निटी। मैं और राजनीतिक दल या और सरकार को गाली गलौज में मैं ये भूल जाता हूं कि मैं विमेन डिग्निटी को ही हर्ट कर रहा हूं।
और इसलिए इस विषय में मेरी सोच पूरी तरह अपॉलिटिकल है। इट शुड बी अपॉलिटिकल। तो ये गाली गलौज के बारे में बात करेंगे तो दिस इज बिकम स्टैंडर्ड नाउ। सभी पार्टियों की तरफ से बहुत ही गलत बयान आते हैं, बहुत ही वेरी वेरी रॉन्ग लैंग्वेज विच इज बीइंग यूज्ड। यहां तक कि अब आपको बोटी बोटी काट देंगे, ऐसे बात कर रहे हैं और ये भी कह रहे हैं कि सरकार आने दीजिए, आप सबको ठीक कर देंगे। तो ये क्या स्कोर सेटलिंग होने वाली है जब आपकी सरकार आएगी? जहां तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, मेरा 14 साल का ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए गुजरात में। मैं जनता ने मुझे सरकार हिसाब चुकता करने के लिए नहीं बनाती है। जनता मुझे किसी का बुरा करने के लिए लोग चुन करके नहीं भेजते हैं। सरकार की प्रायोरिटी होती है हो सके उतना सबसे ज्यादा से ज्यादा सबका भला करना, सबका कल्याण करना। और अगर हम यही करते रहेंगे तो हम अच्छा काम कर ही नहीं पाएंगे। और मुझे तो भगवान ने एक अच्छा सॉफ्टवेयर बना के दिया है कि जिसमें इस प्रकार की नेगेटिविटी को कोई प्लेस ही नहीं होता है। मैं पागल की तरह पॉजिटिव काम में लगा रहता हूं। फिर आपने कहा है ना कि यू विल पुट बिहाइंड बार्स जिन्होंने भी गलत काम किए हैं, वो तो आपने कहा है, बट सुब्रमण्य स्वामी ने कहा है कि स्पेशल कोर्ट्स होंगी, मोदी के स्पेशल कोर्ट्स। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा। देखिए हमारे देश में, और मैं चाहूंगा कि मैं आई एम वेरी वेरी थैंकफुल टू ANI कि इतना बढ़िया सवाल आपने पूछा है, और मैं चाहूंगा कि मैं देश के सामने अपनी बात ढंग से रख पाऊंगा। देखिए हमारे देश में राजनीति का अपराधीकरण एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और ये चिंता हर नागरिक की है, हर दल की होनी चाहिए, हर नेता की होनी चाहिए। इसको बीजेपी अदर पार्टियां, ये विषय नहीं है। राजनीति का अपराधीकरण एक चिंता का विषय है। शुरू में क्या हुआ, हमारे देश में जो नेतृत्व आया वो आजादी के आंदोलन में से उभर करके आया, उसके बाद समाज सेवा में से आया, उसके बाद जातिवाद की तरफ नेतृत्व चला गया। धीरे 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 करके बंदूक की नोक से लीडरशिप पैदा होने लग गई। बहुत बड़ा डिटोरिएशन हुआ। ये बड़ी चिंता का विषय है। सवाल मेरा ये राजनेता वो राजनेता, ये दल वो दल है ही नहीं। बंदूक की नेता, क्रिमिनलाइजेशन, क्रिमिनल नेता ही। क्योंकि पहले क्या हुआ, राजनीतिक दल क्रिमिनल पीपल की मदद लेकर के अपनी चुनावी राजनीति करते थे। लेकिन अब क्रिमिनल ज्यादा, लेकिन क्रिमिनल खुद को लगा कि मैं मदद क्यों करूं, मैं ही खुद ना करूं, तो धीरे 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 वो हाल बनने लगा। भले इसका प्रमाण 5%, 10%, 2%, 3% उसमें वेरिएशन, लेकिन ये चिंताजनक विषय तो है। अब उसका उपाय क्या? उपाय क्या? एक तो होता है कि पॉलिटिकल पार्टियां हिम्मत करके टिकट न दें, एक तो ये उपाय होता है। लेकिन अब आज वो स्थिति अभी आई नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक नहीं आई है। तो क्या ऐसे ही चलने देना चाहिए क्या? किसी ने जिम्मेवारी लेनी चाहिए नहीं है। मैंने मन में ठान ली है कि इस बार जो भी MLA चुन करके बैठे हुए हैं, जो भी MP चुन करके बैठे हुए हैं, किसी भी दल के क्यों ना हो, भारतीय जनता पार्टी के होंगे तो भी, जिन पर ऑलरेडी केसेस दर्ज हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सब के लिए स्पेशल कोर्ट तय करे, और ये जितने इनके क्रिमिनल केसेस हैं इसका जजमेंट 1 साल में दे दे, ताकि एक बार अगर जो गुनहगार होगा और गुनाह सिद्ध हो जाएगा तो जेल चला जाएगा, तो उसकी सीट खाली हो जाएगी, तो नॉन क्रिमिनल व्यक्ति उस सीट को भरेगा। ऐसा करने से पॉलिटिक्स में क्रिमिनल जो लेयर आया है वो हट जाएगा। इसके लिए आप कंसेंसस करने की कोशिश करेंगे, पार्लियामेंट के थ्रू करेंगे कि सीधा? पहली बात है, आइडिया है अभी नहीं, हर पार्टी बोलती है, हाँ, हर पार्टी बोलती है, कोई करता नहीं है। बोलते सब है, कोई विरोध नहीं करता है, कोई करते नहीं है। मैं करना चाहता हूं, और मुझे अभी ये रास्ता सूझता है, कोई अच्छा रास्ता कोई लोग सुझाएंगे तो मैं उसको भी सोचूंगा। लेकिन मेरी इस बात से इसको पॉलिटिक्स मत देंगे, ये वो विषय नहीं है किसी को जेल में डाल देना। ये विषय ये है कि मान लीजिए मोदी पर 4 FIR है, मान लीजिए 144 धारा की है, लेकिन है तो सही, तो भाई 1 साल के अंदर वो पूरा हो जाना चाहिए, ये मेरा कहना है।
ये वो विंडिक्टिव वाला मामला नहीं है। नए नए केस खोलना, फाइलें चलानी, सीबीआई को डाल देना, उसकी बेचारे की नींद खराब कर देना, ये पाप मैं करना नहीं चाहता हूं। मैं चाहता हूं भारत की इंस्टीट्यूशंस की क्रेडिबिलिटी बढ़े, संवैधानिक संस्थाओं का इज्जत बढ़े। अगर देश मल्टीपल पिलर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशंस इस पर खड़ा होगा तो देश बहुत ताकतवर बनेगा। यू नो, इंस्टीट्यूशंस की जब बात होती है तो संजय बारू की किताब में उन्होंने लिखा है कि पीएमओ की फाइल्स जो हैं वो सोनिया जी को दिखाई जाती थी। तो अगर आपकी सरकार आती है तो क्या आप पहले तो ये नेशनल एडवाइजरी काउंसिल जो यूपीए सरकार में थी, इसको ऑब्वियसली यू विल नॉट हैव दिस, क्या आप भी कोई ऐसे ही काउंसिल बनाएंगे? क्या आप में, आपकी टीम में भी कोई ऐसे होगी, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी होगी, या फिर आप क्या इस पर इन्वेस्टिगेशन करेंगे कि कैसे पीएमओ के फाइल्स बाहर चले गए? मैंने फिर कहा ना, मैं विंडिक्टिव तरीके से किसी काम से नहीं करता हूं। अगर जनता मुझे समय देगी तो कितना देगी? 60 महीने का देगी क्या? 60 महीने में मैं औरों की गंद को हाथ लगाता रहूं कि कुछ अच्छा बगीचा बनाऊं? नहीं। मैं यही कहता हूं जी, ये मैं इसमें समय बर्बाद करने वाला मेरा नेचर नहीं है। मुझे बहुत अच्छे काम करने हैं। मैं अपना समय शक्ति अच्छे काम करने में लगाऊंगा, देश का भला कर पाऊंगा तो करूंगा। मुझे ये उसने क्या किया, वो क्या नहीं किया, उसको ये करूं वो करूं, ये लोकतंत्र की सोच नहीं है जी। अच्छा, आप पे कांग्रेस पार्टी इल्जाम लगाती है कि आपके पीछे बहुत पूंजीपति हैं, उद्योगपति हैं, और व्हाट इज गोइंग टू हैपन। अच्छा, अडानी अंबानी के बारे में कहते हैं। नाउ द थिंग इज कि वो कहते हैं कि जैसे ही मोदी सरकार आ जाएगी उनको स्वीट हार्ट डील्स मिल जाएंगे, और लोग सोचते हैं कि एक किस्म की क्रोनी कैपिटलिज्म चली जाएगी और दूसरी किस्म की क्रोनी कैपिटलिज्म शायद आ जाएगी। तो इस बारे में आप क्या कहेंगे? मैं स्पष्ट मत कहूं। अब जैसे गुजरात में 14 साल के काम का हिसाब देखिए, हिंदुस्तान की पर कैपिटा इनकम से मेरे राज्य की पर कैपिटा इनकम अनेक गुना बढ़ी है। मेरे राज्य में, हिंदुस्तान में टोटल जो एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज से जॉब मिले हिंदुस्तान में पिछले 10 साल में 57% जॉब अकेले गुजरात में मिले। भला किसका हुआ? गरीब नौजवान का हुआ। मेरे यहां पहले 2% एग्रीकल्चर ग्रोथ था, 10 साल में 10% एग्रीकल्चर ग्रोथ हुआ। भला किसका हुआ? किसान का हुआ। मेरे यहां टूरिज्म नहीं था, नामो निशान नहीं था। आज हिंदुस्तान में हिंदुस्तान का एवरेज टूरिज्म ग्रोथ है, उससे मेरा राज्य का टूरिज्म ग्रोथ डबल हुआ। कौन कमाया? चाय वाला कमाता है, ऑटो वाला कमाता है, बिस्किट बेचने वाला कमाता है, हैंडीक्राफ्ट बेचने वाला कमाता है। तो ट्रिकल डाउन आपके यहाँ चल गया। एक मिनट, विकास हुआ। विकास सबका हो रहा है और सबका विकास होना चाहिए। इसी को लेकर के मेरी साथ, नॉट ओनली दैट, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज, आपको जानकर के आनंद होगा, झूठ बोलने वालों को हैरानी होगी। पूरे हिंदुस्तान का जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का ग्रोथ है, 80% ग्रोथ स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का गुजरात ने दर्ज करवाया है। और इसलिए आरोप लगाने वालों के पास अब मोदी के खिलाफ कहने के लिए कुछ बचा नहीं है। और दूसरा, ऐसी कैसी दिल्ली में सरकार मरी पड़ी हुई है कि जो मोदी के इतने पापों के बाद भी उस पर हाथ भी नहीं लगा पाती है। जो पापों का वो गिनती करते हैं, तो दिल्ली में ऐसी सरकार को तो 1 मिनट नहीं रहने देना चाहिए जिसके पास भाषण में बोलने के लिए मोदी के खिलाफ 1000 आइटम है और कदम उठाने के लिए एक आइटम नहीं है। तो ऐसी निकम्मी सरकार को अब देश ने 1 मिनट रहने नहीं देना चाहिए। ये निकम्मी सरकार या निकम्मी पार्टी जिसको आप कहते हैं, टर्म करते हैं, ये भी कहती हैं कि मोदी जी जो हैं वो मार्केटिंग बड़ी अच्छी कर लेते हैं अपनी, और 10,000 करोड़ का इनका एडवर्टाइजिंग बजट है फॉर द इलेक्शंस। इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत थी? अगर आपके अचीवमेंट्स इतने अच्छे हैं तो व्हाई वाज द नीड टू स्पेंड सो मच ऑफ मनी? पहली बात, आपने मान लिया क्या उनका आरोप?
आप बताइए। नहीं, पहले तो आप ऐसे सवाल पूछ रही है, उनके मेरा- आरोप को आप ओन कर रही हो। मेरा काम है सवाल पूछना। आप उसको ओन मत कीजिए। जी। आरोप उनका है, वो आरोप आपका नहीं होना चाहिए। आप अपने आप को अलग रखिए उससे, क्योंकि एएनआई की अपनी प्रतिष्ठा है, एएनआई की अपनी एक इज्जत है, और मैं मानता हूं मेरे मन में तो बहुत इज्जत है। जी। दूसरी बात है, कांग्रेस के नेता कल उनको पूछेंगे तो 15,000 करोड़ बोलेंगे, दूसरों को बोलेंगे तो 20,000 करोड़ बोलेगा। तो रात को सपने में जो फिगर आते हैं वो सुबह बोलते हैं वो लोग। मैंने रिक्वेस्ट किया है, आनंद शर्मा को किया है, जिन्होंने आरोप लगाया। मेरा 2 चीजों का आग्रह है। अभी भी उनके पास 25 दिन सरकार है, सरकार तो है इनके पास। क्या ये जांच नहीं कर सकते? क्या इंक्वायरी नहीं कर सकते? क्या देश के सामने दूध का दूध और पानी का पानी नहीं करना चाहिए क्या? इसलिए मेरा आग्रह है कि जो आरोप लगाए हैं वो ही इन्वेस्टिगेशन करें, वही जज, वही। नहीं, पर ये तो आप डिनाई नहीं कर सकते कि आपकी जो कैंपेन है, इट इज समथिंग विच इज इवन बेटर देन इंडिया शाइनिंग कैंपेन। सुनिए। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन हर कॉन्स्टिट्यूंसी पर चुनाव खर्च के ऑब्जर्वर बैठे हुए हैं, टॉप मोस्ट ऑफिसर बैठे हुए हैं। इलेक्शन कमीशन एक एक चीज की निगरानी करता है, एक एक चीज की करता है। उसके बावजूद भी मैं कहता हूं कांग्रेस के मित्रों को कि वे जाकर के इलेक्शन कमीशन को अपने पास जो कुछ भी जानकारियां है तुरंत दे। ये मेरा इंटरव्यू टेलीकास्ट होने की 5 मिनट में ही दे दे, और ऐसी कड़ी सी कड़ी जांच हो ताकि ये झूठ चले नहीं। नंबर 1। नंबर 2, क्या अच्छा कैंपेन नहीं होना चाहिए क्या? मैं हैरान हूं। मैं पूरे देश में अगर 500-600 जिले में जाने का माजा रखता हूं, थकता नहीं हूं, तो ये गुनाह है क्या? आप भी जाइए, लोकतंत्र में आपकी जिम्मेवारी है। जाते नहीं हूं, मैं क्या करूं भाई? नहीं, एलिगेशन ये है कि जैसे अगर एडवर्टाइजमेंट बहुत अच्छा है लेकिन प्रोडक्ट के बारे में डाउट है, तो इसलिए कहा जाता है कि एडवर्टाइजमेंट इज वेरी गुड लेकिन प्रोडक्ट में डाउट है। ये उनका एलिगेशन है ना, तो इसीलिए पहली बात है, आप कहते हैं प्रोडक्ट इज ऑल्सो गुड, नहीं, मैं नहीं बीजेपी के बारे में कह रहे हैं? मैं नहीं कहता हूं। अच्छा। उनका कहने का है मार्केटिंग का विषय गुजरात के संबंध में है। जो उनको जिसने चिट्ठी पकड़ा दी होगी, जो उन्होंने पढ़ी है, वो ये है। अब देखिए, मार्केटिंग दुनिया में एक महत्वपूर्ण बात है, लेकिन मैं ये कहूं कि भाई आप, मेरा ये 10 किलोमीटर रोड बना है और बहुत बढ़िया एडवर्टाइजमेंट कर दूं, लेकिन मेरे गुजरात के लोगों को तो रोड दिखेगा कि नहीं दिखेगा? उसको तो मार्केटिंग नहीं चलती है, उसको रोड दिखेगा। मैं कहूंगा मैंने पानी पहुंचाया, मार्केटिंग से पानी नहीं पहुंचता है, पानी पहुंचेगा तो मानेगा। मैं कहूंगा हमने 24 घंटे बिजली दी, मार्केटिंग से बिजली नहीं आती है, बिजली पहुंची तो मानेगा। गुजरात की जनता ने 2002 में हमारी बात को माना, 2007 में हमारी बात को माना, 2012 की हमारी बात को माना, 2004 के लोकसभा में भी हमारा माना, 2009 की लोकसभा में माना, 2014 की लोकसभा में मान रहा है। कॉरपोरेशन की जनता मान रही है, पंचायत की जनता मान रही है, नगरपालिका के चुनाव की जनता मान रही है। पूरा गुजरात पिछले 15 साल से आंखों से जो देखता है, जो अनुभव करता है, उसको मानता है। वो मार्केटिंग से नहीं मानता है। हो सकता है मार्केटिंग से आसाम वाले को गलतफहमी हो सकती है, मार्केटिंग से तमिलनाडु के व्यक्ति को गलतफहमी हो सकती है, लेकिन गुजरात के आदमी को नहीं हो सकती है। वो तो देखेगा कि बताओ भाई क्या किया, बात कर रहे थे। और इसलिए मोदी सरकार का परफॉर्मेंस सच्चाई की धरातल पर तोला हुआ है, डिस्टिंक्शन मार्क से पास हुआ है। ये जो आप रिपोर्ट कार्ड कह रहे हैं, डिस्टिंक्शन मार्क आपको मिला है 2002, 7, 12, इसको आप एक रिपोर्ट कार्ड दिखाते हैं कि 2002 के दंगों के बाद गुजरात की जो जनता है, इंक्लूडिंग मुस्लिम समुदाय, ये आपको बार बार इलेक्ट किया है उन्होंने, और ये रिपोर्ट कार्ड है। लेकिन इट वॉज ओनली आफ्टर द SIT रिपोर्ट कि आपने सत्यमेव जयते ट्वीट किया। इतने साल आपने साइलेंस क्यों रखा इस बारे में? आप एक काम कीजिए, मैं चाहूं ANI मेरी इतनी मदद करे,
और पर्सनली मैं एएनआई को रिक्वेस्ट करता हूं और कैमरा के सामने करता हूं, एएनआई एक काम करे, 2002 27 फरवरी शाम से मैंने कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मैंने कितने टीवी इंटरव्यू दिए, मैंने कितने मीडिया, प्रिंट मीडिया को इंटरव्यू दिए, सारा कंपाइलेशन आप एएनआई की तरफ से देश को दो। हिंदुस्तान का कोई टॉप मोस्ट जर्नलिस्ट नहीं होगा जिसको मैंने इंटरव्यू नहीं दिया है। हिंदुस्तान का कोई टॉप मोस्ट अखबार नहीं होगा जिसको मैंने जवाब नहीं दिए हैं। सबको जवाब दिए, सबको दिए हैं, हर सवाल का जवाब दिया है। 2002 से 2007 तक देता रहा हूं। बाद में मैंने देखा कि ये कोई सत्य जानने की कोशिश नहीं है, ये कोई अननोन कोई दुनिया है जो कुछ न कुछ षड्यंत्र कर रही है। फिर मुझे लगा कि जितना कहना था कह चुका। जनता की अदालत में बिल्कुल सोने की तरह निकल करके बाहर आ गया। सुप्रीम कोर्ट में मामला बिल्कुल सोने की तरह निखर करके बाहर आया। तो किसी भी व्यक्ति की कसौटी करने के लिए जितने अवेलेबल माध्यम है उन सबसे मैं निकल चुका हूं, सबसे निकल चुका हूं। और इसलिए मैं मानता हूं जिनकी गाड़ी यहां अटकी है वो अपना, उनका तो रोजी रोटी हो गया, करते रहे, मुझे कोई इतराज नहीं है। लेकिन मुझे अब इसमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। मुझे देश की जनता के लिए बहुत सारे काम करने हैं और इसलिए अब मैंने फोकस किया है कि यही काम मैं करता रहूं। तो जो आरोप वो लगाते हैं कि जो एसआईटी की वैलिडिटी जो है वो हाई कोर्ट में नहीं होगी, इसके बारे में भी आप कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं? नहीं, जवाब तो मैं सब दे चुका हूं जी। देखिए उस टाइम ना आपने सिर्फ ट्वीट किया सत्यमेव जयते, देखिए उसके बाद आप बोल ही नहीं रहे इस बारे में। मैंने पूरा ब्लॉग लिखा है। आप, वही तो मैं कह रहा हूं, प्लीज 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 एएनआई एंड द होल मीडिया ऑफ द वर्ल्ड, जस्ट मेरा 2002 से अब तक के सारी चीजों को स्टडी, सब यूट्यूब पर अवेलेबल है। क्यों आप खुद को भी गुमराह करते हो, क्यों देश को गुमराह कर रहे हो? मैं जवाबदेह हूं, आई एम अकाउंटेबल। और इस देश की जनता को मेरे पल पल का हिसाब मांगने का अधिकार है, मेरी हर सोच का जवाब मांगने का अधिकार है। आई एम कमिटेड टू डेमोक्रेसी। मैं कोई किसी अमीर बाप का बेटा नहीं हूं, मैं किसी प्रधानमंत्री का बेटा नहीं हूं, मैं एक सामान्य इंसान हूं और जनता को जवाबदेह हूं। छोटे से छोटे बच्चे को भी मोदी का हिसाब मांगने का अधिकार है। लेकिन इतनी भी तो जिम्मेवारी होनी चाहिए कि एक आदमी बार बार जवाब दे चुका है, सारे जवाब मौजूद है, थोड़ी तो मेहनत करो जी, थोड़ी तो मेहनत करो। आप 2002 को लेकर आप एवर सिंस देन मीडिया के साथ आपका थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप हो गया। इतना प्यारपूर्ण रिलेशन है। अगर मीडिया इतनी मेहनत न करता मोदी को बदनाम करने की, तो आज मोदी को कौन जानता जी? मुझे बताइए कौन जानता? लिंचिंग हुई है जो आप कहते हैं, आपके सपोर्टर्स भी कहते हैं कि मीडिया मोदी के खिलाफ ही लगी रहती है। तो मैं इसके लिए थोड़ा अलग करता हूं। देखिए, मैं मीडिया की बहुत इज्जत करता हूं और लोकतंत्र में मीडिया का काम है आलोचना करना, मीडिया का काम है क्रिटिसिज्म करना। और अगर ये नहीं होगा ना तो हिंदुस्तान के लोकतंत्र को बहुत नुकसान होगा। और इसलिए मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि हिंदुस्तान का मीडिया इतना ताकतवर बने, इतना ताकतवर बने और क्रिटिसिज्म भी इतना बढ़िया करे, आलोचना इतनी बढ़िया करे, देश का भला होगा। लेकिन प्रॉब्लम मीडिया का नहीं है, प्रॉब्लम न्यूज ट्रेडर्स का है। न्यूज ट्रेडर एंड मीडिया दो चीजें अलग है। न्यूज ट्रेडर्स के वेस्टेड इंटरेस्ट है, न्यूज ट्रेडर्स के स्पॉन्सरर्स हैं। देश में लोगों को अब शिक्षित करना पड़ेगा, न्यूज ट्रेडर कौन है और सच्चा मीडिया कौन है। क्रिटिसिज्म के बिना सुधार हो ही नहीं सकता जी, इम्पॉसिबल है। कोई व्यक्ति पूर्ण नहीं होता है। क्या मोदी में कुछ कमियां नहीं होगी क्या? मोदी में बुराइयां नहीं होगी क्या? वो कौन बताएगा? मीडिया को बतानी चाहिए। आप चेंज कर लेते हैं अपने आप को जब आप कोई सजेशन देते हैं? मैं बताता हूं, मैं क्या, मेरे यहाँ अच्छा सवाल पूछा। मेरे यहाँ एक सिस्टम है। मान लीजिए अखबार में कहीं आया कि फलाने गांव में गड्ढा है, मैं उसको बहुत सीरियस लेता हूं कि देखो भाई ये कह रहे हैं गड्ढा है, क्या हुआ है, तो मैं इसको बड़ा महत्व देता हूं जी। अखबार में कोई खबर आ जाए नेगेटिव
मैं बुरा नहीं मानता हूं। मैं तुरंत उसको मेरी ऑफिस में मैकेनिज्म है, मुझे पहले रास्ता बताओ भी क्यों हुआ ऐसा, तो मेरे लिए तो ये सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। तो हाँ, यू आर सेइंग दैट मीडिया इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी। केजरीवाल कहते हैं कि मोदी सरकार आ जाएगी तो एडिटर्स की छुट्टी हो जाएगी। 14 साल से है ना, मेरी सरकार है ना, यहाँ कितने एडिटर गए, मेरे यहाँ से तो कोई रिपोर्टर नहीं गया अभी तक। 2002 को लेकर ना आपने एक बयान दिया था जिसकी बहुत क्रिटिसिज्म हुई थी, वो पपी कुत्ते का बच्चा वाला जो बयान है। लुकिंग बैक, डू यू थिंक कि शायद वो नहीं कहना चाहिए था? रिग्रेट है आपको? पहली बात यह है, जिसने ये इंटरव्यू लिया ना, उसने जब ये विवाद किस लोगों ने खड़ा किया, न्यूज ट्रेडर्स ने, तो उस इंटरव्यू करने वाले विदेशी व्यक्ति ने ट्वीट किया कि हम इंटरव्यू लिए हैं, मोदी का ऐसा कोई भाव नहीं था। उसने बेचारे ने क्लैरिफाई किया। दूसरी बात है, जो हिंदुस्तान की भाषा और भाव जानते हैं वो जल्दी समझ पाएंगे। हिंदुस्तान की भाषा और भाव दोनों का महत्व है। जैसे मैं कहूंगा राधिका तूने बांसुरी चुराई, तो क्या फीलिंग आता है? लेकिन वन साइड से राधिका हैज स्टोलन द फ्लूट, मतलब गो टू द पुलिस स्टेशन एंड रिपोर्ट। ये फर्क है भाव का। हमारे यहां कोई भी ऐसी घटना हो तो कोई कहता है, क्या कहते हैं, भाई एक चींटी भी मर जाए तो मुझे पेन होता है। डज नॉट मीन कि मरने वाले की तुलना चींटी से हो रही है। अब ये प्रॉब्लम है उन न्यूज ट्रेडर्स के टेम्परामेंट का। कोई मुझे बताए, मैं कहूं भाई राधिका हैज स्टोलन द फ्लूट, तो आप एक अर्थ निकालें। लेकिन जैसे मैं कहूंगा राधिका तूने बांसुरी चुराई, तो उसमें पता नहीं क्या एक भाव आता है। तो ये प्रॉब्लम उसका है जी। ओके, मीडिया के बहुत से सवाल है 2002 को लेकर, लेकिन दो चीजों पे आप जो है आपके कैंपेन स्पीचेस में बात नहीं करते। एक, अपॉलजी रिग्रेट के बाद मीडिया कहती है अपॉलजी, आप कहते हैं रिग्रेट। और दूसरा जो है कि एक किस्म की टोपी नहीं पहनते आप टर्बन पहन लेते हैं, सिख टर्बन पहन लेते हैं। आप जब रजनीकांत से मिलने गए तो आपने लुंगी भी पहन ली, लेकिन आप मुस्लिम समुदाय की टोपी नहीं पहनते। ये दो चीजों पर आप प्लीज बता दीजिए। पहली बात यह है, पहला क्या था आपका? पहला था कि वो माफी एंड जो रिग्रेट एंड अपॉलजी वाली जो बात। अगर मैं 2002 के चुनाव हार गया होता ना, तो कोई ये सवाल पूछता नहीं। 2007 का हार गया होता तो कोई पूछता नहीं। एक छोटी टोली है, इनको लगता है कि हमने इतनी मेहनत की, मोदी पर इतना हमने तूफान चलाया, ये हारता क्यों नहीं है, ये मरता क्यों नहीं है, ये खत्म क्यों होता नहीं है। ये उनकी जिद है कि हम मोदी को नीचा दिखा करके रहेंगे, हम मोदी को नीचा गिरा करके रहेंगे। तो ये उनको। दूसरी बात है, मैं कन्विंस हूं अगर मोदी पर जो इल्जाम लगाए गए हैं और उसमें रत्ती भर भी सच्चाई, अगर 100 इल्जाम है लेकिन एक में भी सच्चाई हो, मैं मानता हूं भारत के उज्जवल भविष्य के लिए, भारत में उज्जवल परंपराओं के लिए चौराहे पर खड़े रख करके मोदी को फांसी देनी चाहिए और ऐसी मोदी की बुरा हाल करना चाहिए ताकि भविष्य में 100 साल तक कोई ऐसा पाप कर न सके। अगर पाप किया है तो माफी मांग करके माफ करने का तरीका क्या है? ये गलत तरीका है। माफ मोदी को करना ही नहीं चाहिए, कतई नहीं करना चाहिए। मैं प्रार्थना करता हूं दुनिया की जो भी न्यायिक व्यवस्था है, उन सारी न्यायिक व्यवस्थाओं से मोदी की पूरी तरह जांच पड़ताल होनी चाहिए और दूर 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 छोटी सी भी गुनाह या गलती ध्यान में आती है, चौराहे पर फांसी देनी चाहिए। मोदी को कतई माफ नहीं करना चाहिए। और टोपी नंबर 1 हो गया। दूसरा, मेरा स्पष्ट मत है कि मैं मेरी परंपराओं का पालन करता हूं, मैं सबकी परंपरा का आदर करता हूं। पालन मेरी परंपराओं का होगा और मुझे इसका गर्व है
दूसरी बात है, हम जानते हैं गांधी को कभी टोपी नहीं पहननी पड़ी, पंडित नेहरू को कभी टोपी नहीं पहननी पड़ी, सरदार वल्लभ भाई पटेल को कभी टोपी नहीं पहननी पड़ी। पिछले दो दशक में ही ये राजनीतिक रंग ले लिया है और मैं अपीजमेंट पॉलिटिक्स का विरोधी हूं। गांधी जी पीएम कैंडिडेट तो नहीं थे? मैं अपीजमेंट पॉलिटिक्स का विरोधी हूं। ये जो अपीजमेंट के सिंबल है उसको मैं कभी फॉलो नहीं करूंगा और इसलिए अपीजमेंट करके, हां, मैं ये चाहूंगा कि अगर मुसलमान की टोपी के साथ कोई खिलवाड़ करता है तो उसको सजा होनी चाहिए। मुसलमान की टोपी की इज्जत हो, इसकी चिंता सरकार ने जरूर करनी चाहिए। ये काम हमारा होना चाहिए, लेकिन प्रोटेक्शन ऑफ माइनॉरिटीज मुझे टोपी पहन करके फोटो निकलवानी चाहिए, ये चीज को जो सूट करता है वो करेंगे, कोई मुझे ये कंपेल नहीं कर सकता है। नहीं, कंपेल की तो सवाल ही नहीं क्या होता। लॉजिक है मुझे बताइए। सोनिया गांधी ने टोपी पहनी है, मुझे बताइए सोनिया गांधी ने पहनी टोपी? आई डोंट थिंक सो, पर वो चादर चढ़ाती है मजार में ना। पहली बात है, मुझे भी वो जो मौलवी आए थे उन्होंने चादर भेंट की थी, मैंने उसको बड़े प्यार से स्वीकार किया था। तो आपको आपके चश्मा में ऐसे नंबर तो नहीं होने चाहिए कि कुछ ही दिखाई दे और कुछ ना दिखाई दे। ऐसे चश्मे तो नहीं होने चाहिए। मस्कुलर फॉरेन पॉलिसी, मतलब वो 56 इंच वाली छाती वाली पॉलिसी होगी, आप बुली पावर बन जाएंगे इस रीजन में। तो जो छोटे मुल्क हैं उनमें भी थोड़ी सी फिक्र है। पहली बात है कि जिस व्यक्ति ने कभी इस काम को किया नहीं है, जिस व्यक्ति ने इस विषय पर कभी कुछ बोला नहीं है, उस व्यक्ति के समय ऐसे अनुमानित आरोप लगाने वाले पाप नहीं करते हैं क्या? इस प्रकार के अनुमान लगाते गलत नहीं करते हैं क्या? दूसरी बात है, मेरे संस्कार क्या है? आखिरकार वो रिफ्लेक्ट होते हैं। मेरे संस्कार हैं वसुधैव कुटुंबकम। हम पूरे विश्व को एक परिवार मानने वाली सोच के लोग हैं और जगत बदल चुका है। हम 18th और 19th सेंचुरी में नहीं जी रहे हैं, हम 21st सेंचुरी में जी रहे हैं। आंख दिखाने के जमाने चले गए, आंख मिलाने का युग है। सबसे आंख मिला करके कारोबार चलने चाहिए, न आंख झुका करके जीना चाहिए, न आंख दिखा करके जीने का सपना देखना चाहिए। और इसलिए वैश्विक तौर पर मैं कहूंगा हमें सबसे आंख मिला करके काम करना है, न आंख झुका करके करना है, न आंख दिखा करके करना है। अमेरिका के साथ भी, क्योंकि आपका वो वीजा और फिर राजदूत तो रिजाइन करके चली भी गई, अमेरिका के साथ कैसे संबंध होंगे? कभी भी कोई देश किसी इंडिविजुअल की पसंद नापसंद के आधार पर नहीं चलता है। मोदी के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसके आधार पर इतने बड़े महान भारत की नीतियां तय नहीं होती है। भारत की नीतियां भारत की उज्जवल परंपरा के आधार पर होती है। अटल बिहारी वाजपेयी जैसे महापुरुषों ने जो विरासत रखी है उसके आधार पर होती है। किसने मोदी के लिए क्या कह दिया, किसने मोदी के लिए क्या बोल दिया, किसने मोदी के साथ क्या कर दिया, ये भूतकाल की बातों को लेकर के देश नहीं चलता है। देश भविष्य को देख करके चलता है और इसलिए भारत के हितों के लिए जो भी उत्तम हो वही करना चाहिए। आपने अटल बिहारी वाजपेयी की बात की, उनकी सरकार जो है वो मिक्स्ड सिग्नल्स दे रही थी रिगार्डिंग पाकिस्तान। कभी वो आर पार की लड़ाई के बारे में कहते थे, तो फिर वो लाहौर बस चढ़ गए, कारगिल युद्ध हुआ, और आपने भी बहुत से एंटी पाकिस्तान कहा जाए बयान दिए हुए हैं। आपके कोलीग्स ने भी कहा है, खासकर जब वो बॉर्डर इंकर्शंस हुए और हमारे सोल्जर्स के सर कट के गए। तो पाकिस्तान के बारे में भारतीय जनता पार्टी का रवैया कैसे होगा? नंबर 1, भारतीय जनता पार्टी है या कोई भी हो, हर एक का रवैया भारत के हितों की सुप्रीमेसी यही होना चाहिए। भारत के हितों की रखवाली ये पहली प्रायोरिटी, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होना चाहिए। दूसरा,
आज के युग में मिलजुल करके। तो आप देख रहे थे मोदी के साथ ये खास